महान लोग जन्म लेते हैं महान कार्य करने के लिए और अपने पीछे छोड़ जाते हैं अपनी महान विरासत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का समय ग्लोबल विलेज का समय है। विलेज इसलिए क्योंकि एक गांव की तरह ही आपको अपनी बात कन्वे करना आसान है। आज आपके पास में 20 तरह के संसाधन हैं। आप पूरे देश में, इवन विदेश में अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, आराम से कह सकते हैं, फैला सकते हैं। लेकिन आज से करीब 2300 साल पहले ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य था। लेकिन उस समय ये कार्य हुआ। ये कार्य किया हिंदुस्तान के प्रथम महान सम्राट अशोक ने बौद्धिज़्म की शिक्षाओं को, उपदेशों को, साहित्य को न केवल पूरे देश में फैलाया बल्कि देश के बाहर श्रीलंका, चीन, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि जगहों तक भी फैलाया। इस पूरे घटना चक्र में एक महान कार्य हुआ, वह था अशोक स्तंभों का निर्माण। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो अशोक स्तंभ अपना एक महान स्थान रखते हैं। लेकिन अगर कला पक्ष का हम मूल्यांकन करें तो अशोक स्तंभ अपने आप में अग्रणी हैं। पूरे हिंदुस्तान में करीब 20 अशोक स्तंभ प्राप्त होते हैं। कई इतिहासकार इसकी संख्या अलग भी बताते हैं। इन 20 अशोक स्तंभों में कुछ पे इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ पे नहीं भी हैं। फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इनकी संख्या केवल 6 बताई है। हर्षवर्धन के समय ह्वेन-सांग जब भारत आते हैं तो अपनी यात्रा वृत्तांत में इनकी संख्या 15 बताते हैं। लेकिन अगर आज हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो हमारे पास करीब 12 से 13 ऐसे अशोक स्तंभ हैं जिनके बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, जिनको हम एक उदाहरण स्वरूप किसी के सामने भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके समक्ष एक अशोक स्तंभ है, एक रिपीलिका है उसकी। इसमें आप देख रहे हैं कि अशोक स्तंभ के 3 मुख्य भाग हैं। पहला, बीच में एक गोल यष्टि है, एक गोल कॉलम है। उसके ऊपर भाग में कैपिटल है, लाट है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसका सबसे नीचे जो है वो एक भाग है जो ज़मीन के भीतर रहता है। हम जूम करते हैं और ज़रा उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आप देख रहे हो कि अशोक स्तंभ का जो ज़मीन के ऊपर का भाग है वो गोल है, वो राउंड है। लेकिन जो भाग ज़मीन के नीचे है वो भोथरा है या उसको ठीक से काव नहीं किया गया, वो चौकोर है। चौकोर इसलिए कि वह कहीं ज़मीन में लगाने के बाद में घूम ना जाए और उसको एक गोल, कहीं कहीं पे आयताकार बड़े से पत्थर में फंसाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया कि अशोक स्तंभ अपनी जगह पे स्थायी रूप से खड़ा रहे और गिरे ना। अशोक स्तंभ के जो बीच का भाग है वो गोल है। इसी के ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, लेख लिखाए गए हैं। बाद के भी राजाओं ने अपनी राजाज्ञाओं को इन्हीं अशोक स्तंभों के ऊपर ही लिखवा दिया। और सबसे ऊपर का जो भाग है वो अशोक की लाट कहलाता है या अशोक का कैपिटल कहलाता है। आपके सामने जो स्लाइड है इससे सभी लोग परिचित होंगे। ये अशोक का कैपिटल कहलाता है, अशोक की लाट कहलाता है। हिंदुस्तान की सरकार ने इसको अपने भारतीय चिन्ह के रूप में भी स्वीकार किया है। सभी इससे परिचित हैं। इस मुख्य लाट के 3 मुख्य भाग हैं और ऐसे ही हमको करीब 6-7 और भी लाटें मिली हुई हैं जिनमें अलग अलग पशुओं का अंकन किया गया है। इस लाट में आप देख रहे हो कि प्रथम भाग में शेरों का अंकन है। 4 सिंह हैं जो पीठ सटा के बैठे हुए हैं। बौद्धिज़्म में 4 पशुओं का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। वो है गज यानी हाथी, वृषभ यानी बैल, सिंह यानी शेर, अश्व यानी घोड़ा। ये चारों पशु हैं, ये भगवान बुद्ध के जन्म, कुल, निष्क्रमण यानी कि घर से निकलने की यात्रा और राशि इसके प्रतीक माने जाते हैं। आर्यंस के अकॉर्डिंग ये जो चारों पशु हैं ये चारों दिशाओं का भी स्वामित्व रखते हैं, चारों दिशाओं को प्रतीक हैं। अशोक के अकॉर्डिंग ये जो 4 सिंह हैं ये राजशक्ति का प्रतीक हैं और धम्म के उद्घोष के रूप में अशोक ने इनको इस तरीके से बनवाया था। प्रथम भाग में आपके ऐसे पशुओं का ही अंकन किया गया है। जो द्वितीय भाग है जिसको वेदी बोलते हैं, यह वेदी कहीं कहीं पे अलंकृत मिली है, कहीं कहीं पे अलंकृत नहीं है। जैसे अगर हम वैशाली के बारे में चर्चा करेंगे तो वैशाली के अशोक स्तंभ की जो वेदी है वह अलंकृत नहीं है। आपके समक्ष जो वेदी है इसमें आप देख रहे हो कि बीच में चक्र है, उसके दाएं और बाएं भी चक्र है और पीछे भी एक चक्र है। तो 4 चक्र हैं और इन चारों चक्रों के बीच में गज, वृषभ, सिंह, अश्व ये चारों महान पशुओं का अंकन किया गया है। तो ये वेदी हो गई। वेदी के नीचे का जो पोर्शन है वो घंटे की आकृति का है। इसको आप
लोटस आकृति भी बोलते हो। इस घंटाकृति आकृति के ऊपर मेखला बनाई जाती है। आप एक जहाँ पे सारनाथ लिखा हुआ है इसके सामने देख रहे हो कि पतली सी राउंड शेप एक आकृति है, इसी को मेखला बोलते हैं। कहीं कहीं पे 2 मेखला हैं, कहीं कहीं पे 3 मेखला हैं, कहीं कहीं पे सिंगल मेखला बनाई गई है। तो जो अशोक की लाट है, जो ऊपर का कैपिटल है, ये कैपिटल इस तरीके से 3 फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। आगे हम अभी अध्ययन करेंगे तो अशोक का जो अशोक स्तंभ हैं, इनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि तिथि क्रम के हिसाब से अध्ययन करेंगे। आपके सामने जो अशोक की लाट दिख रही है वैशाली का सिंह शीर्ष है। वैशाली को आप बाशाड़ बाखिरा या कोल्हुआ स्तंभ भी बोलते हैं, ये बिहार में पड़ता है, वैशाली ज़िले में। इसमें आप देख रहे हो कि ऊपर एक शेर है जो उकड़ू बैठा हुआ है, और इसकी जो वेदी है वो वेदी बिल्कुल सपाट है, उसमें अलंकरण नहीं दिखता है, क्योंकि शुरुआती इस अशोक स्तंभ है तो इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं करी गई। वेदी के नीचे मेखला है और मेखला के नीचे आपके उल्टे कमल के पुष्प की घंटाकृत आकृति है, फिर नीचे स्तंभ है। ये उस अशोक स्तंभ की दूसरी प्रकृति है। वैशाली का सिंह शीर्ष आप देख रहे हैं सामने आपके, और ये उसका पूरा है। इसकी हाइट जो है करीब 35 फीट के आसपास है। जितने भी अशोक स्तंभ मिले हैं वो अलग अलग आकृति, अलग अलग हाइट्स को डिनोट कर रहे हैं। इनकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, करीब 35 से 50 फीट के आसपास है। और ये सारे अशोक स्तंभ जो हैं मिर्ज़ापुर के पास में चुनार करके एक जगह है जहाँ पे पत्थरों की खान है, वहाँ से लाल रंग के बलुए पत्थर से बनाए गए हैं। एक बात और जो हमारे लिए जानने वाली है कि अशोक के समय ये सभी जो अशोक स्तंभ हैं इनको चुनार में ही बनाया गया, और बनाने के बाद में उनको कैरी करके पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह लगाया गया है। ये संकिसा आज का जो फर्रुखाबाद है वहाँ के पास में एक जगह है, वहाँ पे हमें एक गज शीर्ष मिला है। इसकी जो कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अशोक के समय की जो कला है उसको परिलक्षित करने के लिए काफ़ी है। आप देख रहे हैं कि ऊपर हाथी बना हुआ है, और उसकी जो वेदी है, वेदी पे पुष्पों का अलंकरण है, और उसके नीचे उल्टे कमल के पुष्प की आकृति है। सिंगल मेखला है, एक मेखला है केवल। और जो आपका हाथी है, हाथी के गले में एक मेखला पहनाई गई है। थोड़ा जूम करके देखें अगर, तो आप देख रहे हैं कि जो इसकी वेदी है, वेदी के ऊपर जो पुष्पों का अंकन है ये सुमेरियन या इजिप्शियन स्टाइल का है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये जो आप स्लाइड देख रहे हो ये रंपुरवा का जो वृषभ शीर्ष है उसके उत्खनन की साइट का है। ये हमें इसी अवस्था में प्राप्त हुए थे, बाद में इनको निकाल के बेहतर स्थान दिया गया। ये रंपुरवा का स्तंभ है, वृषभ शीर्ष है, ये बैल बनाया गया है। और इसकी भी अगर आप देखेंगे तो जो गद शीर्ष था संकिशा वाला, उसकी वेदी से इसकी वेदी काफ़ी ज़्यादा साम्य है, यानी कि कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इक्वल बैठती है। आगे चलते हैं। ये जो रंपुरवा का वृषभ शीर्ष है, इस समय राष्ट्रपति भवन में इसको संरक्षित किया गया है, ये वहाँ पे रखा गया है। ये है लौर्य नंदनगढ़ का सिंह शीर्ष। लौर्य नंदनगढ़ भी चंपारण बिहार में एक स्थान है, वहाँ पे है। इसमें एक सिंह को दिखाया गया बैठे हुए हैं। उसकी जो वेदी है, वेदी पे अगर आप ध्यान से देखें अगर, तो आपको जो हंस हैं वो दाना चुगते हुए दिखाई देंगे। ये जो लौर्य नंदनगढ़ का सिंह शीर्ष है, भारतीय राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने इसको लोगों की तरह अपनाया हुआ है। तो अगर आप कहीं पे सर्च करेंगे तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का जो लोगो है वो लौर्य नंदनगढ़ का जो सिंह शीर्ष है वह है। ये रंपुरवा का सिंह शीर्ष का जब उत्खनन हो रहा था तब आपको ये इस तरीके की हालत में मिला हुआ था। ये रंपुरवा का सिंह शीर्ष है। लौरिया नंदनगढ़ और अगर आप कंपेयर करेंगे रंपुरवा के सिंह शीर्ष से, तो यहाँ तो आप एक बात देखने वाली है कि जो उसका आयाल है, जो सिंह का आयाल है वह काफ़ी ज़्यादा उन्नत स्वरूप में है। आप देख सकते हैं। ये बाद में अगर आप सारनाथ के अशोका कैपिटल से कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो टेक्निकली ये जो इसको कार्व किया गया है ये यहाँ से शुरू हो गया था। बाकी पूरा शेर काफ़ी मांसल है, और इसको आप देख सकते हैं कि नीचे जो आपके हंस दिखाए गए हैं वो दाना चुग रहे हैं। यही साम्य आपको मिलेगा
लौरिया नंदनगढ़ के कैपिटल में भी। ये उसके बैक साइड का फिगर है। रंगपुरवा स्तंभ है चंपारण बिहार में, वहाँ पे दो मिले थे, एक वृषभ शीर्ष मिला था, एक आपको सिंह शीर्ष मिला था। वृषभ शीर्ष पहले मिला था और सिंह शीर्ष बाद में मिला था। आप देख रहे हैं कि ये जो अशोक स्तंभ है इसके सिरे पर ये गोल सॉकेट बना हुआ है। तो ये सॉकेट टेक्निक थी पत्थरों को जोड़ने की। तो ये पूरा स्तंभ एकात्मक होता था, ऊपर की लाट को अलग से बना के इस पर लगाया जाता था। ये कुछ जाना पहचाना सा है, लेकिन इसकी जो शक्ल सूरत है थोड़ी सी अलग है। वो इसलिए क्योंकि यह जो सिंह शीर्ष है यह सांची का है। सांची का स्तूप आप सभी को पता है मौर्यन ने बनवाया था, और ये जो भारत के शुरुआती स्तूप हैं उनमें ये आता है। ये आज की कंडीशन में आपको इस रूप में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर का जो आपका शीर्ष है, ऊपर का जो धम्म चक्र है वो टूट चुका है। ये उस अशोक स्तंभ का मूल स्वरूप है जहाँ पे खड़ा था, और ये जब एग्जाबिशन हमें मिला तो वहाँ पे इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। अब हम आते हैं सारनाथ की एग्जीबिशन साइट पे। आप देख रहे हैं कि जो अशोक स्तंभ है हमारा, ये इस तरीके से आपको मिट्टी में दबा हुआ मिला था, और बाकी कई सारे आर्टिफैक्ट्स थे जो हमें सराउंडिंग में बिखरे पड़े हुए थे। बाद में इसको सारनाथ के म्यूज़ियम में इस्टेब्लिश कर दिया गया। ये अशोक स्तंभ आप देख रहे हैं। इसके बारे में एक बात रोचक बात है कि ये जो मूल अशोक स्तंभ है इसकी दो रिपीलिका बनाई गई थी, और जहाँ तक मुझे पता है इसकी एक रिपीलिका जो है वो लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में रखी हुई है। यानी कि जो आपका मेन आपका ये अशोका कैपिटल है इसकी हूबहू कॉपी इसी से सांचा लिया गया था और इससे उसको कास्ट किया गया था। वो लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कभी आपका जाना हो तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपके सामने मेन अशोका कैपिटल है जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। चारों शीर्ष हैं, और इस चारों जो आपके सिंह शीर्ष हैं इनके ऊपर एक धर्म चक्र था, इसमें 32 तीलियाँ थीं, और ये इस स्वरूप में दिखाई देता था। लेकिन लेटर ऑन ये टूट गया, और इसके जो अपभ्रंश टुकड़े हैं वो सारनाथ के म्यूज़ियम में आपको देखने को मिल जाएंगे, और अशोका जो कैपिटल है वो इस रूप में आपको दिखाई देगा। अशोका कैपिटल में एक चीज़ जो आप देखेंगे ध्यान देने वाली है वो है इसकी शाइन। अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो अशोकन आर्ट में एक ये जो शाइन वाला एक चैप्टर आता है इसको वज्रलेप बोलते हैं। ये स्पेशल पॉलिश थी जो हमें केवल मौर्यन डायनेस्टी में ही देखने को मिलती है, और उसके बाद लेटर ऑन हमें इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलती। ये आज भी अपने रहस्य कि करीब 2300 साल बाद जो उस समय के स्कल्पचर्स थे, जैसे चामर धारणी आपकी हो गई दीदारगंज वाली, या अशोका कैपिटल हो गया, और भी कई आपके जैसे कौशाम्बी में एक आपको अशोक स्तंभ मिला हुआ है। वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस तो नहीं है, कोई लेख नहीं है, लेकिन जो उसका स्तंभ है वो वैसे ही शाइन कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर वो पॉलिश करी गई थी। तो ये जो पॉलिश है इसको वज्रलेप बोलते हैं, कई इतिहासकारों ने इसको एक नाम दिया है। और इन हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग ये एक विशेष तरह का मसालों का लेप था जिसको लगाने के बाद में एक अजीब सी चमक आ जाती थी, जिससे आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो पत्थर की बढ़ जाती थी। अब आपके सामने जो फिगर दिख रही है वो इलाहाबाद अशोक स्तंभ की है। अगर आप वास्तव में अभी जाके देखेंगे इसको तो आपको ये फिगर नहीं मिलेगा। इसके बारे में एक मत ये है कि जब इसको प्राप्त किया गया, क्योंकि इसको विचार ये है इतिहासकारों के अकॉर्डिंग कि ये पहले कौशाम्बी में था, और फिर जहांगीर इसको अकबर के जो किला है इलाहाबाद में वहाँ पे ले आए, वहाँ पे इसको खड़ा करवाया। तो उस समय इसका शीर्ष नहीं था, ऊपर जो आप शेड देख रहे हो वो नहीं था। और इसके बारे में मत है कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने 1838 में 1838 ईस्वी में एडवर्ड स्मिथ ने इसको डिज़ाइन किया, ऊपर का जो लॉयन है, और फिर उसको स्थापित किया। ये मूल रूप से इस तरीके से दिखाई देता था, लेकिन अभी आपको इस तरीके से दिख रहा है। ऊपर का जो आपका कैपिटल है वो हट गया है। कैपिटल की जो नीचे की बडेरी थी, जो नीचे का पार्ट थर्ड पोर्शन था, वो आपको इलाहाबाद म्यूज़ियम में देखने को मिलता है। और इसका जो अभी भी जो बचा हुआ पोर्शन है, जो उसकी वेदी है, वो आप फिर से देखोगे तो संकिसा का गज स्तंभ है या उसके बाद के जो हमारे वेदी हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा साम्य रखता है। तो कई इतिहासकार हैं जो जिनका ये मत है कि ये जो अशोक स्तंभ थे इनकी जो लाट थी बेसिकली वो सुमेरियन या जो पर्शियन
क्योंकि संबंध रहे हैं हिंदुस्तान के काफ़ी प्राचीन समय से, तो वहाँ से आई। जैसे मिस्टर स्मिथ हो गए, चार्ल्स फावरी हो गए, तो इन लोगों ने, इनका मत है कि ईरान से या सुमेरियन से, या मोस्ट प्रोबेबली है कि ग्रीस के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने स्तंभों का निर्माण कराया, उसमें अपना योगदान दिया। जबकि राय कृष्ण दास, आनंद कुमार स्वामी या ई.वी. हैवल, ये जो भारतीय इतिहासकार हैं, इनका मत है कि क्योंकि आर्यंस थे वो मिडिल ईस्ट से आए थे, मिडिल एशिया से, तो ये मूल रूप से वहीं से थे और वहीं से ये तत्व ग्रीस ने अडॉप्ट किए, ईरान ने अडॉप्ट किए और इसकी एक शाखा हिंदुस्तान में आ गई, तो उनके साथ में ये यहाँ पे आ गए। तो ये जो अलंकरण के जो तत्व हैं ये मूल रूप से भारतीय ही हैं। तो ये तो विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन कलाकृति के रूप से देखा जाए तो ये अपने आप में अतुलनीय है। ये लौरिया अरराज अशोक स्तंभ है, ये भी चंपारण बिहार में प्राप्त होता है और इसका जो सिंह शीर्ष है वो हमें प्राप्त नहीं होता है, कहीं खो गया है। ये लौरिया अरराज की पुरानी पिक्चर है। ये निगाली सागर, ये आपका लुम्बिनी के पास में नेपाल की तराई में जगह पड़ती है। अपने शासन के करीब 20वें साल में अशोक ने वहाँ का ये स्तंभ को निर्माण करवाया था और ये आज इस रूप में हमें देखने को मिलता है। रुमुनदेई लुम्बिनी अशोक स्तंभ, सभी जानते हैं कि लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो अशोक ने जब वहाँ की यात्रा करी और वहाँ पे स्तंभ को लगवाया। इतिहासकारों का मत है कि इस पर अश्व शीर्ष था, घोड़े का इसका जो कैपिटल था उस पर घोड़ा बना हुआ था, लेकिन वो समय में कहीं लुप्त हो चुका है, टूट गया है। आपके सामने जो एक स्तंभ देख रहे हैं वो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके ऊपर लगा है। यह जो स्तंभ है ये फिरोज शाह कोटला में फिरोज शाह तुगलक ने अम्बाला से मंगवा के लगवाया था अपने घर की छत के ऊपर, महल की छत के ऊपर। एक दूसरा ये वही है। एक दूसरा जो अशोक स्तंभ है ये मेरठ, दिल्ली मेरठ मार्ग के आसपास पड़ता है। इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। इसको माइग्रेट किया गया था, मूल स्थान से हटाया गया था और कई इतिहासकार बोलते हैं कि बाद के जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने इसके जो कैपिटल था, जो इसका अशोक का लाट था, उसको उन्होंने तोड़ दिया। तो समय के फेर में हमें तो अशोक लाट तो नहीं प्राप्त होती है, लेकिन स्तंभ आज भी हमारे सामने उपस्थित है। ये जो एक रेखा चित्र है ये उदयगिरी विल्सा के पास में एक जगह है, वहाँ पे ये संदेह किया जाता है कि जो स्तंभ मिला है उसका जो शीर्ष था वो इस रूप में था, सिंह शीर्ष था, उसके ऊपर ऊँट, घोड़ा, हाथी और उड़ने वाला जो शेर है उसका अलंकरण किया गया था, लेकिन मूल रूप से यह अशोक का चिन्ह या अशोक की जो लाट है हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने एक संक्षिप्त अध्ययन किया है अशोक स्तंभों के ऊपर। अशोक स्तंभ अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि अगर भारतीय कला इतिहास के बारे में बात करें तो कला इतिहास में दृश्य कलाओं में चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला आती है और ये एक स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसने ऐतिहासिक रूप से अशोक को पूरे भारतीय इतिहास में अमर कर दिया और उसके साक्ष्य हमें आज तक यानी कि 2300 साल बाद तक मिलते हैं। और सारनाथ स्तंभ के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अशोक स्तंभ जो हैं वो कला की दृष्टि से अपने समय से काफ़ी ज़्यादा आगे थे और आज भी अगर हम इन स्तंभों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय कला दृष्टि से या भारतीय कला इतिहास के आधार पे ये जो अशोक स्तंभ हैं ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये पूरे विश्व में अपने आप में अतुलनीय हैं, अवर्णनीय हैं और इस पर और भी ज़्यादा अधिक रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि अपने आप में ये आश्चर्य है कि मोर देन 50 टन से ज़्यादा ये पत्थर, जिनका खुद का जो वेट इतना ज़्यादा है, ये कैसे चुनार से पूरे देश के अलग अलग कोने तक पहुंच गए, जबकि बीच में कई सारी नदियां भी पड़ती थीं। तो ये कई सारे रहस्यों के साथ में अशोक स्तंभ की छोटा सा प्रयास है आपको बताने का। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।